हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। जैसा कि आप जानते हैं हम स्ट्रेट लाइन के पीवाई क्यूज़ कर रहे थे जेई एडवांस लेवल के। उसी सीक्वेंस के अंदर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है जेई एडवांस 2007 का क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है लेट कैपिटल O 0 0, कैपिटल P this 3 4 एंड कैपिटल Q 6 0 बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल OPQ. द पॉइंट कैपिटल R inside the triangle OPQ is such that the triangles OPR, PQR and OQR are of equal area. Then we have to find the coordinates of this point R. क्वेश्चन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एडवांस लेवल पे पूछा गया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रिकी रहा होगा, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कभी भी ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है एक रफ इमेजिनेटिव फिगर का। अगर हम एक रफ इमेजिनेटिव फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक हमारे लिए इजी सा बन जाता है। तो हम ट्राई करते हैं इनकी जितनी भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको एक्स वाई एक्सिस पर ड्रॉ करने की। तो हमने क्या करा, एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर जो हमें जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उनको ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो हमने सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट जो हमें बता रखा है 0 0, इसको ड्रॉ कर लिया और अपने एक रफ स्केल के बेसिस पर ये जो 6,0 है इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इसको कौन सा नाम दे रखा है Q, और इसी तरीके से हमें एक और पॉइंट बता रखा है P 3 4। लेट से 4 यहां पर आएगा तो हमने 3,4 यहां कहीं पर ले लिया और इस O को हमने P से मिला दिया और इस P को हमने Q से मिला दिया। अब जब हम ये ड्रॉ कर रहे थे उसी मोमेंट पर हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि ये जो O है और ये जो Q है इसका जो मिडिल पॉइंट है वो कितना रहेगा 3,0, और इसी 3,0 वाली लाइन मतलब x = 3 वाली लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन पर हमारे पास पॉइंट P मिलता है जिसका क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,4। यहां से हमें तुरंत एक रियलाइजेशन हो गया कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल आ रहा है ये एक आइसोसेलेस टाइप का ट्राइंगल है। मतलब इस ट्राइंगल के अंदर ये PO = PQ टाइप की साइड होगी, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्योंकि यहां पर ये जो टोटल डिस्टेंस है OQ, इसका जो मिड पॉइंट है वो 3,0 है, और अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं x = 3 को, उस लाइन के ऊपर ही हमारा पॉइंट P 3,4 आएगा। अब इस क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि इन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को लेकर अगर हम एक ट्राइंगल OPQ बनाते हैं और उसके अंदर उस ट्राइंगल के अंदर अगर हम एक पॉइंट R को इस तरीके से सेट करते हैं कि जो एरिया होगा हमारे पास उन तीनों ही ट्राइंगल्स का जो OPR, PQR एंड OQR से बनेंगे, उन तीनों के एरिया को अगर हम इक्वल बनाना चाहते हैं तो तब हमें कोऑर्डिनेट R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब कोई भी बच्चा अगर ऐसा सोचता है कि अगर हम R को इस पर्टिकुलर लाइन पर अगर रख देते हैं तो हमारे लिए सिमेट्रिसिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। आप चाहने के लिए इस पॉइंट R को ट्राइंगल के अंदर कहीं और भी सोच सकते थे, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल कैसा है, सिमेट्रिक है, आइसोसेलेस है, तो हमारे बेसिक कैलकुलेशन या बेसिक इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट R इस लाइन x = 3 पर ही आना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सी जो ज्योमेट्री है, सिमेट्री है, ये हमें बेसिक बचपन वाली क्लासेस के अंदर सिखाई जाती है। तो अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट R इस लाइन पर होगा x = 3 वाली लाइन पर, तो हमने अभी के लिए इस पॉइंट को यहां से मिला दिया, इस पॉइंट को यहां से मिला दिया, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं तो हमें
तब उस कंडीशन में इस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बहुत इजी है ये, बिल्कुल ज्योमेट्री का क्वेश्चन इन्होंने जेईई एडवांस लेवल पर दे दिया है। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ट्राइंगल ओ पी क्यू का एरिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हम देखेंगे हाफ ऑफ बेस कितना है हमारे पास यहां पर 6 इनटू हाइट कितनी है हमारे पास इस ट्राइंगल की 4, तो हम देख रहे हैं हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 12 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आर पॉइंट इस तरीके से लिया गया है कि ये तीन ट्राइंगल्स को, जो बनने वाले तीन इंटरनल ट्राइंगल्स हैं, उनका एरिया इक्वल आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस ट्राइंगल का एरिया भी जो हमारा टोटल ट्राइंगल का एरिया है इसके 1/3 पार्ट के इक्वल आ रहा होगा। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर क्यू इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब कंप्लीट ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 1/3 टाइम्स ऑफ 12, जो कि कितना हो जाएगा 4। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आर के कोऑर्डिनेट चाहिए, और आर के कोऑर्डिनेट कब मिलेंगे, जब हम इस वर्टिकल लाइन पर ये लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। वो लेंथ कैसे कैलकुलेट होके आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जब इस ट्राइंगल का, ये जो छोटे वाला ट्राइंगल ओ आर क्यू है, जो कि कितने के इक्वल है, पूरे ट्राइंगल के एरिया के 1/3 एरिया के इक्वल है, जब हम इस छोटे वाले ट्राइंगल ओ आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो हमें यहां पर हाफ ऑफ बेस तो इसका भी कितना है 6 है, इनटू हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये हाइट ही इस कोऑर्डिनेट आर के वाई कोऑर्डिनेट को बताएगा। तो अभी के लिए लेट से हमने इस लेंथ को मान लिया कितना y, तो ये y मान लिया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हम देख रहे हैं यहां से ये 2 से 3 टाइम्स हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब क्योंकि हम जानते हैं ये वाली ये जो लाइन है हमारे पास, ये x इक्वल्स टू 3 टाइप की लाइन है, तो r कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो 3 है ही, y अभी आपने कैलकुलेट करा 4/3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एंगल बाइसेक्टर जैसी जो काफ़ी हैवी चीज़ें जो रहती हैं उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने ओवर द ईयर्स क्वेश्चंस को करते हुए, बच्चों को समझाते हुए ये देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बेसिक मैथमेटिक्स से जेईई एडवांस लेवल तक पर सॉल्व हो जाते हैं। बस हमें चाहिए क्या कि एक हमारे पास इमेजिनेटिव विल होनी चाहिए, हम इमेजिनेटिव फिगर बना पाएं, एक रफ फिगर ऐसी बना पाएं जिसका यूज करके हम क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा 2007 जेईई एडवांस लेवल का है, और इसमें बोल रखा है लाइन्स L1 y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड लाइन L2 2x प्लस y इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट द लाइन L3 y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 at P and Q respectively. The bisector of acute angle between L1 and L2 intersects L3 at R. तब इन्होंने हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एजर्शन रीजन टाइप का ये क्वेश्चन इन्होंने हमें दे रखा है। और क्या बोल रखा है स्टेटमेंट 1 में, पी आर रेशो आर क्यू इज इक्वल टू 2√2 रेशो √5। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रखा है, इन एनी ट्राइंगल द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसके अंदर जो से रेगुलरली हमें बोला जाता है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इसी तरीके से सेकंड भी दे रखा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इस तरह स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स हो गया, और इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन भी दे रखा है, स्टेटमेंट 1 को फॉल्स बोल दिया एंड स्टेटमेंट 2 को ट्रू बोल दिया। खैर, इन सब बातों को हम तब करेंगे जब हम बेसिक जो हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखा है उसको एक इमेजिनेटिव फिगर के अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही हम
एक बेसिक सी रफ सी फिगर को हम ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी कुछ हमें आइडिया लग जाएगा कि आखिर क्वेश्चन में वो क्या तो बता रहे हैं और हमसे आखिर क्या चाह रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले एक एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, बेसिक से एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर अब हम लाइन को देखते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखते हैं तो इसका जो स्लोप हो जाएगा y इक्वल टू एक्स से 1 आ रहा है इसका स्लोप, मतलब 45 डिग्री। तो ये लाइन कुछ इस टाइप की सी जा रही होगी। ये हमारे पास लाइन हो गई y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं ये लाइन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे थोड़ा ढंग से स्लोप फॉर्म में लिखता हूं तो ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ x। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मुझे y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन बनानी होती तो वो लाइन इस y इक्वल टू एक्स वाली लाइन की मिरर इमेज होती। किसके रिस्पेक्ट में? इस वाली लाइन x इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में, मतलब y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अगर आप ये चीज समझ पाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि y इक्वल टू माइनस 2x वाली लाइन को बनाने के लिए मुझे y इक्वल टू 2x वाली लाइन की मिरर इमेज चाहिए होगी। अब कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि y इक्वल टू माइनस 2x वाली लाइन में जो -2 जो स्लोप है वो 45 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा या राइट हैंड साइड में रहेगा या अपर पार्ट में रहेगा या लोअर पार्ट में रहेगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको दिखाई दे रहा है ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन का स्लोप कितना है? 1 है। तो ऑब्वियसली जब y इक्वल टू 2x वाली लाइन रहेगी तो वो इस लाइन के थोड़ा ऊपर साइड से ड्रॉ होगी, मतलब उसका जो स्लोप होगा 2 वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब हमें लाइन बनानी है y इक्वल टू माइनस 2x वाली। तो ऑब्वियसली जब y इक्वल टू माइनस 2x वाली लाइन के लिए हम मिरर इमेज ढूंढ रहे होंगे तो वो जो मिरर इमेज आएगी हमारे पास वो y इक्वल टू 2x वाली लाइन से आएगी और y एक्सिस के, या आप बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 वाली लाइन के रेस्पेक्ट में जब y इक्वल टू 2x वाली लाइन की मिरर इमेज हम निकालेंगे तो वो लाइन हमारी y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन से थोड़ा सा अपर साइड में बनेगी। बस इसी इमेजिनेशन को थोड़ा सा यूज करते हुए आपने लाइन को ड्रॉ कर दिया और ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई y इक्वल टू माइनस 2x, या आप इसे बोल सकते हो y प्लस या 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये चीज अगर आपने अपने माइंड में रखी तो मुझे लगता है एक जो बेसिक है आपका लाइन को ड्रॉ करने का, एक रफ लाइन को ड्रॉ करने का स्लोप के साथ, वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बस अब हमें इससे थोड़ा सा आगे चलना है। अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये जो दोनों लाइन है L1 एंड L2 ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक और लाइन L3 को y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जब हम इस लाइन के बारे में सोचते हैं तो ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू माइनस 2। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको बता रखा था कि जो y इक्वल टू बी टाइप की लाइन होती है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, एंड x इक्वल टू ए टाइप की जो लाइन होती है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है कि यार x वाली जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल जा रही है और y वाली जो लाइन है हमारी वो x एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ये कैसे हो रहा है? ये ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब आप सारे ही पॉइंट्स को सेम बना रहे हो x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में तो वो अपने ऑपोजिट वाले जो एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाती है लाइन। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ही आप इसको समझ अच्छे से पाएंगे। तो हमने इस लाइन को ड्रॉ किया y प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब ये क्या हो रही है हमारे पास y इक्वल टू माइनस 2 वाली लाइन। तो y इक्वल टू माइनस 2 हम जानते हैं y एक्सिस पर नीचे जाते हुए ओरिजिन पॉइंट से तब आता है ये पॉइंट। तो लेट से ये पॉइंट हो गया अगर हमारे पास 0 माइनस 2, तो हमारे पास y इक्वल टू माइनस 2 वाली लाइन हो जाएगी कुछ ऐसे टाइप से पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि ये पॉइंट क्या है हमारे पास? ओरिजिन पॉइंट। तो ये हमारे पास ये एक लाइन आ गई है जिसको इन्होंने क्या बोल रखा है? लाइन L3 y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके साथ साथ एक और इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो लाइन L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट करती है इस लाइन L3 को, वो किन किन पॉइंट्स पर करती है? P एंड Q पर। तो ये पॉइंट हमारे पास
इस L1 लाइन की वजह से P आ गया और ये पॉइंट हमारे पास इस L3 लाइन पर कितना आ गया, Q आ गया। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका एक और पार्ट इन्होंने हमें बोल रखा है, वो क्या, द बाइसेक्टर of acute angle between L1 and L2 intersects L3 at R। पूरी स्ट्रेट लाइन में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है वो केवल और केवल एंगल बाइसेक्टर का है। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आ पाता है, खासकर उन बच्चों को जो कि अच्छे से इसको रेफर नहीं कर पाते हैं या फिर कोई अच्छी बुक को लेकर इसकी डिटेल्ड स्टडी नहीं कर पाते हैं। एंगल बाइसेक्टर के अंदर जब भी एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल की बात आती है, बच्चे को सबसे ज़्यादा परेशानी केवल उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में होती है। तो अगर किसी ने ये रफ फिगर बना ली अपनी इमेजिनेशन को यूज करके और ये देख के कि मिरर इमेज किस तरीके से यहां पर हम y इक्वल टू -2x वाली लाइन के लिए हम स्लोप यूज करके बना रहे हैं, तो अगर वो इस इमेजिनेटिव फिगर को यूज करेगा तो यहां पर उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है हम देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल किसका है, ये y इक्वल टू -2x वाली लाइन का, ये 45 डिग्री से कम एंगल है। और क्योंकि y इक्वल टू x वाली लाइन का ये एंगल 45 है तो ऑब्वियसली ये भी एंगल 45 होता, और ये टोटल एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से कम है। तो जब 90 डिग्री से कम है तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आने वाला जो बाइसेक्टर होगा वही हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। अब कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो केवल डायरेक्ट फॉरवर्ड फॉर्मूले के बेसिस पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को दो पर्टिकुलर केसेस में लेकर करेंगे। पहला तरीका वो जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी इमेजिनेटिव फिगर को यूज करके क्वेश्चन को कितना 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देते हैं, और दूसरा तरीका हम वो देखेंगे कि हम इसके अंदर प्रॉपर फॉर्मूले का यूज करके काफी लेंदी तरीके से पूरा एक्सपैंड करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन एडवांस लेवल पे है तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्रिकीनेस आएगा ही आएगा, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं हम काफ़ी ज़्यादा टाइम बाउंड मैनर के अंदर क्वेश्चन को करना चाहते हैं और करेंगे, तो हम चाहेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो, तो इमेजिनेटिव फिगर हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होती है। हमने देखा कि जो हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा वो इधर वाले पोर्शन के अंदर सेगमेंट के अंदर आएगा, तो हमने देखा कि ये एंगल 45 डिग्री से कम है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से हमें जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये रफ फिगर है तो ये कुछ ऐसी सी ही बनेगी, और ये जब यहां से पास होगा तो इसके लिए भी इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट्स L3 एट R। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर हो गया इसे हमने अभी के लिए बोल दिया AB, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट पार्ट का। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट वाला जब ये हमने इंक्रीज करा, जब इसे बढ़ाया आगे तक, तो ये हमें इस पॉइंट पर, कहां पर, ये जो हमारी PQ वाली लाइन है या L3 लाइन बोल सकते हो आप इसे, इसको पॉइंट R पर इंटरसेक्ट करता है। हमने इसको थोड़ा सा मैनेज करके लिख लिया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास R, और ये पॉइंट हमारे पास आ रहा था 0,-2। इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद अब ये हमसे एजर्शन रीजन में पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 बोल रहा है PR रेशो RQ 2√2 रेशो √5 के इक्वल होगा। तो ये रेशो मतलब PR अपॉन RQ हमें वेरीफाई करना है कि ये कितनी वैल्यू आएगी। अब बहुत सारी बुक्स के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो किसी ट्राइंगल को जरूरी नहीं है कि दो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर बाइसेक्ट कर रहा हो। ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता है। तो जब हम फैक्ट चेक करते हैं और जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की बारी आती है, तब ऐसे में जो ये नेसेसिटी वाली ये जो बात है कि हाँ कि क्या कोई एंगल बाइसेक्टर किसी ट्राइंगल को 101% दो सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड करता ही है क्या, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू नहीं है 101% केसेस में। हाँ,
कुछ केसेस के अंदर जो बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर, वो ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल के अंदर बांट सकता है। वो कौन कौन से केसेस होंगे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया हमारा, या फिर हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, या कुछ और भी केस ऐसा हो सकता है। लेकिन सारे केसेस के अंदर एंगल बाइसेक्टर हमारे ट्रायंगल को दो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर डिवाइड नहीं कर सकता है। ये सब चीजें हमें 5th से लेके 8th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ाई जाती हैं, और ये बेसिक्स का हमारा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। खैर, ये जैसे ही बात हमें समझ में आती है तो हम क्या देखते हैं कि जब ये एंगल बाइसेक्टर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से पास होता हुआ जाता है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और जब ये यहां से पास होगा तो ये थीटा, तो ये भी हमारे लिए थीटा हो जाएगा। तो जब हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर की ये खूबी होती है कि वो जिस साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो साइड के अंदर जो ये रेशो होता है PR अपॉन RQ, ये इसके जो साइड्स होते हैं, एडजेसेंट साइड्स, PR की एडजेसेंट साइड्स, लेट से आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट को क्या बुला लिया, O, तो ये इसको इसके रेशो में डिवाइड करता है। तो रेशो हमारे पास आएगा OP अपॉन OQ। जब बच्चा इस पर्टिकुलर चीज को समझ जाता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ, सिमिलर ट्रायंगल में तो एंगल बाइसेक्टर जरूरी नहीं है डिवाइड करता हो, लेकिन जो साइड वाली एडजेसेंट साइड्स हैं उनके रेशो में ये रेशो जरूर डिवाइड होता है। तो हमारा PR रेशो RQ जो है OP रेशो OQ के अंदर जरूर डिवाइड हो सकता है। अब जैसे ही ये बात आपको समझ में आई तो आपके लिए ये पर्टिकुलर पॉइंट निकालना इजी है, ये भी आपके लिए कोई टफ नहीं है। आप PR रेशो RQ भी निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि JEE एडवांस के क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें लिमिटेड टाइम मिलता है और हम अपने बेसिक कॉमन सेंस का यूज करके क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं इस OR को कैलकुलेट करके PR और RQ कैलकुलेट करने की बजाय अगर हम इस पर्टिकुलर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी का यूज करके OP एंड OQ निकाल लें तो वो हमारे लिए कन्वीनियंटली ज़्यादा इजी पड़ रहा है। बस आपको इस P की वैल्यू निकालनी है और Q की वैल्यू निकालनी है। आप देख रहे हो ये जो P पॉइंट है हमारे पास कब मिलेगा, जब y इक्वल टू x वाली लाइन y इक्वल टू +2 वाली y +2 इक्वल टू 0 वाली लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा। तो y इक्वल टू अगर मैं -2 इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -2 एंड -2। इसी तरीके से इस Q वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कब आएंगे, जब मैं 2x + y वाली लाइन में y इक्वल टू कितना पुट कर दूं, -2। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर y इक्वल टू -2 पुट करा, x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1। तो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं मेरे पास 1, -2। ये हम बोल रहे हैं अभी के लिए मेथड फर्स्ट, जिसके अंदर हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को भी केवल 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर अगर हम OP की वैल्यू निकाल लें तो हम देख रहे हैं ओरिजिन पॉइंट O को हमने O बुला रखा है, 0 0 बुला रखा है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है, यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि OP कैलकुलेट कर रहे हैं। 0 - -2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से 0 - -2 का स्क्वायर, ये तो हो गया हमारे लिए OP। और इसी तरीके से हम OQ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हो जाएगा हमारे लिए √0 -1 का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हम डायरेक्टली क्या लगा रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला OP एंड OQ को कैलकुलेट करने के लिए। और ये हो जाएगा हमारे लिए 0 - -2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है √2, ये √8 आ रहा था जिसको कि हम बोल सकते हैं 2√2, और ये हो जाएगा हमारे पास √5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PR अपॉन RQ जो इन्होंने स्टेटमेंट 1 में बोल रखा है वो कितना है, 2√2 रेशो √5।
वो ही हमारा यहां से कैलकुलेट होके आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट हो रहा है। जब हम स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं तो हम इसमें देख पा रहे हैं, इसमें लिखा आ रहा है इन एनी ट्राइंगल, एनी मतलब ये इसे जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जनरलाइज नहीं हो पा रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, इन एनी ट्राइंगल द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अब ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि कोई भी एंगल बाइसेक्टर किसी ट्राइंगल को अगर सिमिलर ट्राइंगल में अगर डिवाइड कर रहा होगा तो उस केस के अंदर एंगल भी सेम आने चाहिए। अब अगर हम इसी पर्टिकुलर केस के अंदर अगर देखते हैं थीटा इस थीटा के इक्वल अगर आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है ये पूरी तरीके से यहां पर हम फॉल्स मानेंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हर केस के अंदर ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड नहीं कर सकता है। कुछ केसेस में करता है, लेकिन यहां पर एनी ट्राइंगल बोल के इन्होंने इसे जनरलाइज करने की कोशिश करी है। तो ये हमारे लिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तो हमने इस क्वेश्चन को किया है फर्स्ट मेथड से, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सेकंड मेथड से। तो अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। हमने सेकंड मेथड की बात करी और हमने इस फिगर को एज इट इज ही रखा अपने लिए। अब सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम क्या काउंटर हो रही थी कि हमें ये कैसे पता लगे कि जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है वो इसी पर्टिकुलर रीजन में आएगा या फिर इस बड़े वाले रीजन में आएगा। हमें पता है कि क्वेश्चन में बोल रखा था कि एंगल बाइसेक्टर जो हमें चूज करना है वो एक्यूट वाले रीजन के लिए चूज करना था। तो इसको पता लगाने का भी एक तरीका है कि मान लो आप फिगर नहीं ड्रॉ कर पा रहे, हर बच्चा इतना इमेजिनेटिव नहीं होता है कि वो रफ फिगर को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से या ज़्यादा इमेजिनेटिव तरीके से ड्रॉ कर पाए। तो हमारे पास फॉर्मूले गिवन कर रखे हैं, उन फॉर्मूलाज का यूज़ करके आप एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें एंगल बाइसेक्टर ये पता लगाना है कि कौन सा एक्यूट है और कौन से वाला ऑब्ट्यूज है, तो हमें एक फॉर्मूला बता रखा है। वो क्या कि अगर जो ये दो इक्वेशन है इनको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 टाइप से लिख लें और दूसरी इक्वेशन को लिख लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो अगर c1 ग्रेटर देन 0 एंड c2 ग्रेटर देन 0 है तो इस केस के अंदर हम एंगल बाइसेक्टर को निकालने के लिए कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन क्या होती है कि इफ, इसमें भी केस 1 आता है, अगर केस 1 हम फॉलो करते हैं वो क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 अगर ग्रेटर देन 0 है अगर हमारे पास, तो ध्यान रखना है कि जो एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन हम निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर की हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और इसका मॉडुलस, और इक्वल्स टू हम कर देते हैं इसे a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और हम इस पर भी मॉडुलस लगाते हैं। और जब हम मॉडुलस को रिमूव करते हैं तो हम एक साइड में यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ये सारा मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर केस 1 में मान लीजिए हमारे पास c1 c2 अगर ग्रेटर देन 0 ले रखे हैं और अगर हम बोल रहे हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन करने पर a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो अगर हम नेगेटिव साइन वाला अगर यहां पर साइन से एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लेते हैं तो नेगेटिव साइन लेने पर हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलता है, और अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलता है। ये तो बात रही हमारे केस 1 की। इसी तरीके से जब हम केस 2 की बात करते हैं तो उसके अंदर लेट से अगर a1 a2 प्लस b1 b2 की अगर बात होती है और ये लेस देन 0 आ जाए
तो जब ग्रेटर देन जीरो में माइनस वाला एक्यूट आ रहा था और प्लस वाले को हम ऑब्ट्यूज लेकर चलते हैं, तब इस केस के अंदर हमारा नेगेटिव वाला, तो अगर हम साइन लेकर चलते हैं तो एक्यूट की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑब्ट्यूज। और जब हम पॉजिटिव वाला साइन लेकर चलते हैं इसके अंदर तो हमें मिलता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर आपने इस बेसिक को अपने माइंड में रखा, हम ये सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड तो हमने बिल्कुल 2-3 मिनट के अंदर बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। लेकिन मान लो किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि एंगल बाइसेक्टर किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, तो पूरा इसके अंदर डिटेल्ड वर्जन है, आप इसका यूज करके पता लगा सकते हो कि हमारे पास कौन सा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब क्योंकि ये तरीका कन्वेंशनल ज़्यादा हो रहा है, तो कन्वेंशनल तरीके के अकॉर्डिंगली हमें इस पर्टिकुलर एंगल बाइसेक्टर की लाइन की इक्वेशन को निकालना है। तो हम देखते हैं, हमने सबसे पहले a1 a2 एंड b1 b2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं हमने इक्वेशन ये वाली ले ली और ये वाली ले ली, और क्योंकि c1 c2 हमारे पास दोनों में ही कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो हम इक्वेशंस को डायरेक्टली ले सकते हैं। और जब हमने a1 की बात करी तो वो कितना आ रहा है -1, और a2 की बात करी तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है 2, प्लस b1 की बात करी तो ये कितना आ रहा है 1, और b2 की बात करी तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 1। हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू हो रही है -1 -2 +1, और ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। जब ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो ये हम कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं, केस नंबर 2 की कैटेगरी में जा रहे हैं। जब केस नंबर 2 की बात करेंगे तो हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए, क्योंकि बोल रखा है हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो हम किसको फॉलो करेंगे, पॉजिटिव साइन वाले को फॉलो करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंगली लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा y - x अपॉन इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम √2, और प्लस साइन लेना है हमें इसके अकॉर्डिंगली, कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो ये हो जाएगा प्लस साइन के साथ। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x + y अपॉन अंडर में कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से हम थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास y टाइम्स ऑफ √5 माइनस √5 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 2√2 टाइम्स x प्लस √2 टाइम्स y। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा y टाइम्स ऑफ √5 माइनस √2 इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ 2√2 प्लस √5। अब अगर मान लीजिए हमसे कोई इस पर्टिकुलर एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू को भी पूछ लेता, मतलब लाइन की इक्वेशन को पूछ लेता, तो हम इस डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 से ये भी बता पाते कि ये लाइन की इक्वेशन इस पर्टिकुलर एंगल बाइसेक्टर जो कि पॉइंट R से पास हो रही है, इसके द्वारा दिखाई जाएगी, दर्शाई जाएगी, रिप्रेजेंट की जाएगी। अब थोड़ा सा और आगे, अब हमें इतना सॉल्व करना है कि ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस लाइन y + 2 = 0 से। ऐसा हम क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन y टाइम्स ऑफ √5 माइनस √2 इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ 2√2 प्लस √5 वाली लाइन को इस पर्टिकुलर y + 2 = 0 वाली लाइन से सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट r आ जाएगा। और क्योंकि हमसे स्टेटमेंट नंबर 1 के अंदर ये पूछ रखा है कि PR/RQ इतना गिवन अगर हम कर देते हैं तो क्या ये करेक्ट होगा या नहीं होगा। R कोऑर्डिनेट आ जाएगा, P एंड Q हम कैलकुलेट पहले कर ही चुके हैं, हम PR/RQ कैलकुलेट करके चेक कर पाएंगे कि क्या जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट होगा या नहीं होगा। अब इस पर्टिकुलर सेकंड मेथड के अंदर बस प्रॉब्लम इतनी है कि एक तो ये लेंदी बहुत है और दूसरा कन्वेंशनल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हमें अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंपल बनाना होता है, ना कि उसे लेंदी बनाना है ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। तो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने इस वाली इक्वेशन 1 को सॉल्व किया y + 2 के साथ। हमने दोनों ही इक्वेशंस को लिख लिया, y टाइम्स ऑफ √5 माइनस √2 इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ
2√2 प्लस √5, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं y इक्वल टू -2 से। तो हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, r के कोऑर्डिनेट। वो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2√10 एंड -2। अब जब हमारे पास r के कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो अब हमें केवल और केवल इतना करना है कि अब हमें PR की वैल्यू निकालनी है और RQ की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है PR और RQ से, वो आ रही है 2√2 एंड √5। यहाँ से हमारे पास PR अपॉन RQ की वैल्यू आ जाएगी 2√2 अपॉन √5। और क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट नंबर 1 में बोल रखा है वो इतना ही बोल रखा है, तो इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करके भी हमारे पास स्टेटमेंट 1 ट्रू हो रहा है। और क्योंकि ये बोल रहे हैं इन एनी ट्राइंगल द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, तो ये हर केस में फॉलो नहीं होता है। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेशो होता है हमारे पास PR अपॉन RQ, वो इस पर्टिकुलर OP अपॉन OQ के इक्वल आ जाता है, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल हम हर केस के अंदर नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल्स का सेम होना भी उसके लिए जरूरी होता है। तो यहां से हमारा स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाता है, लेकिन स्टेटमेंट 2, इस स्टेटमेंट जो 2 है हमारा, हर केस के अंदर ट्रू नहीं हो सकता है। तो सेकंड मेथड का यूज करके भी हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो क्या है कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।